हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे। फ्रेंड्स, आज जो हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है डीपीएसपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जिसको हिंदी लैंग्वेज में आप बोलते हो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, हमारे संविधान में किसी न किसी देश से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ये जो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से कवर करके रखेंगे। कहाँ से लिए गए हैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। सबसे दूसरी बात, इनका उद्देश्य, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो आप क्या बता देंगे? भाग 4, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 36 से 51, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल आपसे पूछे जाएं तो बता दोगे 36 to 51 में इनका वर्णन है। तो संविधान के भाग 4 को सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसकी वजह से? नीति निर्देशक तत्वों की वजह से ही, ठीक है। तो संविधान के भाग 4 को सामाजिक व आर्थिक न्याय का क्या कहा जाता है? प्रतीक कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ पे नोट डालकर एक बात लिख रखी है, सामाजिक व आर्थिक न्याय का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों व प्रस्तावना में है। तो देखो, यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है कि जो सामाजिक व आर्थिक न्याय है ना, उसका जो उल्लेख है ना, वो संविधान के दो ही चीज़ों में है। एक तो नीति निर्देशक तत्वों में हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा कहाँ पे? प्रस्तावना में, जो हमने कल के चैप्टर में पढ़ी थी। अब यहाँ पे देखो, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब है कि किसी भी बात को लेकर हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, न्यायालय में लेकर नहीं जा सकते। इसका मतलब यही है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जबकि जो होते हैं मौलिक अधिकार, उनको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय शासन अधिनियम 1935 में भी है, ठीक है। इस अधिनियम में इन तत्वों को नीति निर्देशक उपकरणों के नाम से दर्शाया गया। इन्हीं उपकरणों को भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अब देखो, पता है क्या पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? यहाँ पे नोट डालकर लिए लिखी गई है ये बात। पेपर में क्वेश्चन आता है कि नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया, ठीक है। तो वो कई बार आप ये नहीं पढ़ते कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया, उसमें ये लिखा होता है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। लेकिन देखिएगा, जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में इन नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, वो भी कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आयरलैंड ही आएगा। हाँ, अगर आपको पेपर में आयरलैंड का ऑप्शन नहीं मिलता और ऑप्शन किसका देता है, वो भारतीय शासन अधिनियम 1935, तो इसका आंसर होगा ये वाला। उसके बाद चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भाग 4 के अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। जो भाग 4 है, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, उसका ही अनुच्छेद है 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और भाग 3 के अनुच्छेद 12 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये शब्द, जो राज्य शब्द है, कहाँ परिभाषित है, तो इसका आंसर अनुच्छेद 12 बताना है, क्योंकि अनुच्छेद 36 में यही लिखा गया है कि राज्य शब्द की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद किस में है? 12 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अनुच्छेद 12 ही होगा। ये ऐसी बातें लोकल बुक्स में नहीं मिलती, तो ये अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने, 2-3 लोगों ने मेरे को बोला भी था कि मतलब हमारा नंबर जो है वो ऐड कर दीजिए। तो अभी ग्रुप बनाएंगे जब मेरे पास लगभग 15 to 20 कंटेक्ट हो जाएंगे मटेरियल के लिए। तो 4 से 5 कंटेक्ट हो चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे को स्टडी मटेरियल चाहिए तो 81 999 40 823 पे मतलब कॉल कर लीजिए। उसको बता देंगे कि स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा। स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि भाग 4 के अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, सबसे बड़ी बात यह है। और भाग 3 के अनुच्छेद 12 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। तो अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, उसका जो सही आंसर बताओगे आप अनुच्छेद नंबर 12 ही बताओगे, बिकॉज अनुच्छेद 36 में तो इतना ही लिखा गया है कि राज्य शब्द की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद नंबर 12 में दी गई है। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद नंबर 37।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ये तो बात आपको मैंने बता ही दी। राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को याद रखेगा। ये दोनों की दोनों बातें अनुच्छेद नंबर 37 में बोली गई हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना, ये वाद योग्य नहीं है। और राज्य नीतियां बनाते समय किसको याद रखेगा? अनुच्छेद मतलब नीति निर्देशक तत्वों को याद रखेगा। ये बातें बोली गई अनुच्छेद नंबर 37 में। उसके बाद चलो अनुच्छेद नंबर 38, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय का वर्णन कहाँ पे है? 38 नंबर अनुच्छेद में है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 39, यह अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें 6 बातें लिखी गई हैं, उनको हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जोड़ा कब गया, ये भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद नंबर 39 जो है ये भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो भारतीय 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें इसको जोड़ा गया था। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? इसमें 6 बातें लिखी गई हैं। कितनी बातें लिखी गई हैं? 6 बातें लिखी गई हैं। राज्य सभी महिलाओं और पुरुषों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करेगा। क्लियर है कि राज्य जो है यह सभी महिलाओं और पुरुषों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करेगा। दूसरी बात, राज्य राजकीय संसाधनों को इस तरीके से आवंटन करेगा ताकि मानवीय कल्याण हो। क्या हो? मानवीय कल्याण हो। ये बातें ऐसे पूछी जा सकती है आपसे कि ये कहाँ पे लिखी गई हैं? नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई हैं, मौलिक अधिकारों में लिखी गई हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई हैं। कहाँ पे? 39 नंबर आर्टिकल में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, संसाधनों का इस तरीके से आवंटन करेगा जिससे कि केंद्रीकरण ना हो। ठीक है, उसके बाद में समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बात भी। उसके बाद में एक सेकंड, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, ये बात। बालकों का स्वास्थ्य विकास के अवसर, ये बात भी कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद नंबर 39 में। अब आता है आर्टिकल नंबर 40, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। राज्य किसका वर्णन करेगा? राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 41, राज्य सभी को समान कार्य के अवसर प्रदान करेगा, शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, लोक सहायता जो पब्लिक असिस्टेंस होती है उसको प्रदान करेगा। तो ये अनुच्छेद नंबर 41 में लिखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब आती है अनुच्छेद नंबर 42, मानवोचित दशा उपलब्ध करवाएगा, प्रस्तुति सहायता। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपको थोड़ा बहुत अगर याद रहे तो अच्छी बात है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 43, जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध करवाएगा। ये ठीक है, बात इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम रिलेटेड सेक्शन से पूछी जा सकती है। तो अनुच्छेद नंबर 43 में ये बात लिखी गई है। नोट 39A, राज्य लोगों को निःशुल्क न्यायालय उपलब्ध करवाएगा, विधिक सहायता। ये इंपॉर्टेंट है 39A, इसको आप इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य लोगों को निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराएगा, विधिक सहायता यानी। अनुच्छेद नंबर 43A, अनुच्छेद नंबर 43A, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 43 क्या है? और बी में क्या लिखा गया? राज्य सरकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। राज्य सरकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद नंबर 44, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कॉमन सिविल कोर्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ लिखा गया, तो आप बता दोगे आर्टिकल नंबर 44 में। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 45, सभी बालकों और 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। ठीक है, मतलब पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा ही गवर्नमेंट स्कूल में दी भी जाती है। उसके बाद चले नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 46, SC और ST समाज के अन्य गरीब वर्ग के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 47, पोषाहार का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य के लिए स्थित बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य है। तो जिस चीज़ों पे मैंने ज़्यादा फोकस किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो 48, कृषि और पशुपालन का संगठन, अब यहाँ पे वर्णन हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है। 48A, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। तो ये वन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, मतलब जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होता है, तो इस तरीके के पेपरों में अलग अलग कैटेगराइज क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 49, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण।
स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण जो बताया गया वो आर्टिकल नंबर 49 में बताया गया है। अब आता है आर्टिकल नंबर 50, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप आर्टिकल नंबर 50 को अच्छे से करेंगे कि न्यायपालिका जो है वो अलग है किससे, कार्यपालिका से। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन। तो ये 51 जो है ये हमारे 36 से 51 तक जितने भी आर्टिकल बनते थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वो हमने रीड किए हैं। तो अगर किसी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपके पास पहुंचा पाएँ, ठीक है। अगर किसी को मटेरियल चाहिए, मैंने पहले भी बोला है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।